आज की तकरीब तवक्को से ज्यादा बेहतर रही। हाँ। ऐसे मौकों पर घर के लोगों का सफेद लिबास पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर ऐन खान की बहू हो। अब्बा जी मरहूम को भी सफेद लिबास से खास लगाव था। हाँ, सफेद लिबास, ऊंचा शमला और सफेद घोड़ी इनकी मखसूस चीजें थी। लोग मशहूर होकर रह जाते थे। सफिया बेगम ऐन खान की हर अदा में हमारे खानदान की सदियों पर मुहित तारीख बोलती थी। वाह, अब भी जब कभी मैं इन वादियों में निकलता हूं तो ये मुझे ऐन खान के लिए मातम कुना लगती हैं। मातम सरस खाने मातर फिराक तू ऐजेर खाक साख्ता मस्कन चिकूना। नजीरी का ये शेर कितना हस्बेहार है। अब्बा जी के फिराक में ये घर मातम सरा लगता है। सफिया बेगम ये बरसी हर साल हम पर गिरा गुजरती है। खुदा करे इस साल बेहतर हो। वो खान जी, हाँ, वो राफिया बीबी अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी लेकर गई है। खुदा खैर करे, बड़ी परेशान लग रही थी। हॉस्पिटल गई होगी, उसे वक्त बेवक्त बुलावे आते रहते हैं। जी जी, मैं भी सोचकर चुप हो गया था, मगर बात कुछ और लगती है। हाँ? क्या बात हो सकती है? मैं अभी पता करती हूँ। हेलो। तौसीफ, राफिया कहाँ गई है? मुझे नहीं पता अम्मी जान। कमाल है, रात के 10 बजे वो घर से बाहर गई है और तुम कहते हो मुझे नहीं पता। अम्मी जान, इट डज नॉट बॉदर मी एट ऑल, नॉट अ बिट। तुम लोगों की ये हरकतें कोई मुसीबत खड़ी कर देंगी। मैं खुद उसका पता कर लेती हूँ। दानियाल, राफिया बड़ी गुस्से में नजर आ रही थी, अभी भी गाड़ी लेके बाहर निकली है। कुछ देर पहले उनके कमरे से शीशा टूटने की आवाज भी आई थी। लगता है फिर कोई झगड़ा हो गया दोनों में। एक तो इन दोनों ने घर का सुकून गारत कर रखा है। चंद दिनों के लिए यहाँ रिलैक्स करने आता हूँ और वो भी इन हंगामों की नजर हो जाते हैं। शुक्र है आज बरसी की तकरीब में कोई हंगामा नहीं हुआ। नो डाउट बड़ी एलिगेंट तकरीब थी, लेकिन बाबा जान की कुछ बातें मुझे बड़ी नागवार गुजरी। मैं बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। इतनी बड़ी तकरीब में बाबा जान को खानदानी उमूर पर बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। हमेशा से दादा जान की बरसी के मौके पर यही कुछ तो होता आ रहा है। खानदान की तारीख दोहराई जाती है। अब भला लोगों को हमारे खानदान से क्या दिलचस्पी हो सकती है? वैसे आज बाबा जान की बातों में आपकी अम्मी की सोच बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही थी। मुनीबा, वो मेरी अम्मी नहीं है, तौसीफ की अम्मी है। मेरी माँ तो इस खामोश वादी में जमीन के नीचे सुकून की नींद सो रही है। दानिया, शहर वापस जाने से पहले दुआ करने जरूर जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आए आए, तशरीफ लाए। पहले गेट खोल दो चाचा, मैं गाड़ी अंदर ले जाना चाहती हूँ।
यहाँ भी कोई खतरा नहीं बीबी जी, गाड़ी यहीं छोड़ दें, मैं यहीं होता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहती कि गाड़ी से किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी का पता चले। समझ गया बीबी जी, समझ गया। ये मरीज तो रात को भी पीछा नहीं छोड़ते। मैं अभी गेट खोलता हूँ। अच्छा, तो ये तुम हो? क्या बात है, आज तुम्हारे यहाँ बरसी नहीं थी? थी तो क्या हो गया है? झगड़ा तो नहीं कर रहे तौसीफ भाई के साथ? बस अब कुछ भी निराश हो रहा, कुछ भी तो नहीं। He's badly abused me. Oh, come on, Rafi. Pull yourself together. चलो, चलो अंदर चल के बात करते हैं। लगता है राफी तुम खासा रोई हो। ये कोई नई बात तो नहीं है जोहरा। किसी दूसरे की बात को सुनने की तो ताब ही नहीं है उसमें। जरा सी बात पे पर्सनल हो जाता है। दूसरों की रिस्पेक्ट करना तो सीखा ही नहीं है उसने। तुम खासी अपसेट लगती हो राफी। टेक इट इजी, कोई ना कोई सूरत तो निकल ही आएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तुम यूं करो, शेरू चाचा से कह दो कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। ऐसा मत करो राफी, घर वाले सब परेशान होंगे। प्लीज जोरा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। देखो राफिया, पागल मत बनो। वो सब कहाँ मारे मारे फिरते रहेंगे। उनमें से किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मैं हर एक को अच्छी तरह जानती हूँ। बच्चों की सी बातें मत करो राफी। देखो, आखिर कब तक तुम उनसे नहीं मिलोगी? जब तक मैं उन तमाम सवालों के जवाब नहीं जान लेती जिन्हें पूछ पूछ कर तौसीफ ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। मैं तंग आ गया हूँ मम्मी। आखिर इस टेंशन में कोई कब तक रह सकता है? कमाल है, तुम दोनों अगर अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आगे क्या होगा? जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी। अब उसे समझा दीजिए कि उसे अपनी हद के अंदर रहना होगा। मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन ये बात उलझे बगैर भी तो की जा सकती है बेटा। जिस बात को मैं सही समझता हूँ उसे मनवाने के लिए अगर मुझे किसी से उलझना भी पड़े तो मैं ऐसा कर गुजरता हूँ। तुम किस बात को सही समझते हो? आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले कि हुआ क्या है। जो भी हुआ है मैं उसे दोहराकर उस ज़हनी अजियत से दोबारा नहीं गुजरना चाहता। ये बात कितनी ही संजीदा क्यों ना हो, इस वक्त तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना होगा। नो वे, मैंने उसके पीछे कहीं भी नहीं जाना। देखो बेटा, बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। तुम्हारे भैया और भाभी यही हैं, वो क्या कहेंगे? जो उनका जी चाहे। अगर तुम नहीं जाते तो फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा। अपना वक्त जाया ना कीजिए अम्मी जान। आज उसने जो कुछ भी किया है मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगा। अगर नौबत यहां तक आ पहुंची है तो कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें अपने बाबा जान से बात करना पड़ेगी। क्या राफिया हॉस्पिटल भी नहीं आई है? ओके जी, थैंक यू। हॉस्पिटल वालों को भी राफिया के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको डॉक्टर जोरा को फोन करना चाहिए ना। हो ना हो राफिया वहीं होगी। वहां भी फोन किया था, शायद किसी ने रिंगर ऑफ किया है। कोई फोन उठाता ही नहीं है। तौसीफ को चाहिए ना कि वो उसे ढूंढे। सुबह से पहले वो घर ना आई तो बहुत बुरा होगा। मैंने इनकी शादी के चंद दिन बाद ही कह दिया था कि मुझे इनमें बनती नजर नहीं आती। गैर जिम्मेदारी की भी आखिर कोई हद होती है। अब इस वक्त हम उसे कहां ढूंढते फिरेंगे? हो सकता है डॉक्टर जोरा के घर चली गई हो, वहां जाकर तो देखो। जी बेहतर। आओ मुनीबा। दानिया। जी बाबा जी। मैं जानता हूं बेटा तुम चंद दिन के लिए आते हो। मैं तुम्हें परेशान करना तो नहीं चाहता, मगर क्या किया जाए। नहीं बाबा जान, ये आपने क्या कहा? क्या ये मेरा घर नहीं? मेरा तो खुद जी चाहता है कि मैं आपके पास रहूं, मगर दानियार, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
राफिया का कोई भरोसा नहीं। उसे जितना जल्दी ट्रेस कर लिया जाए बेहतर होगा। प्लीज जल्दी चलें। अच्छा चलो। इस किस्म की बातें किस घर में नहीं होती। जान ऐसी छोटी छोटी बातों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। काश ये बातें भी उन्हीं बातों की तरह होती जो हर घर में होती रहती है। तौसीफ इमोशनल जरूर है, मगर मुझे उसे ये तवक्को न थी कि वो तुम्हें इस हद तक ऑफेंड करेगा कि तुम अपना घर छोड़ दोगी। मुझे तो ये घर उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जिस दिन मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, या फिर उस दिन जिस दिन मेरा बाप ये गांव छोड़कर चला गया था। देखो राफिया, देखो तुम्हें मैं पहले भी कई बार मना कर चुका हूं कि इस राह को मत कुरेदा करो। अगर ये चिंगारियां भड़क उठी तो हम सबको अपनी लपेट में ले लेंगी। अगर आपके भाई को भी इन रुसवाइयों को डर होता तो वो इन चिंगारियों को दबा ही रहने देता। वो तो चाहता है कि ये भड़क उठे, शोला बन जाए, ताकि उसे मेरा चेहरा इस रोशनी में साफ दिखाई दे सके। राफिया, तुम फैज अहमद खान की बहू ही नहीं, उनकी भतीजी भी हो। तुम्हें पहचानने के लिए तौसीफ अहमद खान को आग से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, ये आग उसने खुद अपने हाथों से लगाई है। मैंने उसे कई बार कहा कि वो मुझे उन गुनाहों की सजा ना दे जो मैंने नहीं किए। पहले तो उसे अपने किए की सजा भुगतना होगी। लेकिन देखो राफिया, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि उसने कहा क्या है, मैं उसे पिन डाउन नहीं कर सकूंगा। हाँ राफी, भाईजान ठीक कहते हैं। हम में से किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। अगर तुम हमें बताओ तो सही कि उसने ऐसी कौन सी बात कह दी है कि तुम घर छोड़ के चली आई हो। ये दुख उसने मुझे कोई पहली बार तो नहीं दिया। ये बातें तो अब उसकी आदत बन चुकी है। आज बरसी की तकरीब बड़ी जोरदार रही। वैसे बाबा जान ने तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत दी है। आखिर छोटी बहू हूं मैं फैज अहमद खान की, अखलौती भतीजी हूं। मगर तुम क्यों चल रहे हो? मैं भला क्यों चलूंगा, मैं तो खुश होता हूँ। शायद ही होते हो। अरे भाई, कभी तो किसी बात का एतबार कर लिया करो। नॉट एट ऑल। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सी ऑफर है तुम्हारे पास जिसका जिक्र चाचा जान तकरीब में कर रहे थे, और मुझे तुमने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वो दरअसल राफिया, मैं सूरत हाल के मैच्योर होने का इंतजार कर रहा था। तो फिर चाचा जान को क्यों बताया तुमने? उनसे भी तो मैंने बस सरसरी सी बात ही की थी। अच्छा खैर, ये बताओ ऑफर कैसी है? ऑफर, मेरे एक दोस्त के वालिद हमारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। कुछ वुड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एक दो सॉ मिल्स, और वो क्या है, एक टाउनशिप स्कीम डेवलप करना चाहते हैं। अनबिलीवेबल। ये सब कुछ तो इस इलाके का नक्शा ही बदल देगा। खुशहाली आ जाएगी, लोगों की तो तकदीरें ही बदल जाएंगी। मगर तुमने ये सोचा है कि इस खुशहाली के लिए हमें एक कीमत अदा करना पड़ेगी? देखो राफिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। दुनिया में हर जगह लोग इसकी कीमत अदा करते हैं, और फिर हमें भी मेरा ख्याल है ऐसा ही करना चाहिए। जहां तक नेचर की हिफाजत का ताल्लुक है तो जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ तब्दीलियां तो जरूर आती हैं। देखो, इस तरह की तब्दीलियों में सबसे पहला मकतूल हमेशा नेचर ही होती है। और हमें क्या जरूरत है कि शहरों को हम अपनी इन वादियों में ले आए।
ओहो राफिया, राफिया तुम माजी में जिंदा रहना चाहती हो। तरक्याती अमल का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, और फिर नेचर के साथ दखल अंदाजी किए बगैर तो इंसान की बका नामुमकिन है। प्लीज तौसीफ, तुम्हें पता है मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और नेचर को तबाह करके हासिल की गई तरक्की एक फरेब से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती। इस नेचर ने क्या दिया है हमारे इलाके को? देहातियों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, और अगर ये बड़े मंसूबे हमारे इलाके में नहीं आएंगे ना तो ये लोग इसी तरह भूखों मरेंगे, भूखों। कोई इन देहातों में भूखा नहीं सोता, और तुम्हें इस बात का बखूबी इल्म है। भूख तो अब इन खेतों में नहीं शहरों में उग रही है। प्लीज तौसीफ, तुम इस ऑफर को रिजेक्ट कर दो, हमें नहीं चाहिए ऐसी तरक्की। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, ये माहौल और नेचर पर लेक्चर मेरे इरादे नहीं बदल सकते, और तुम अपने ये ढकोसले अपने पास रखो। क्या कहा ढकोसले? अरे ढकोसला तो तुम्हारी ये तरक्की है। अपनी हद से आगे मत बढ़ना राफिया, एक हर्फ भी मजीद कहा ना तो ठीक नहीं होगा। खबरदार, जो मुझे धमकी दी, मैं दबने वाली नहीं हूँ। बात तमीज से करो मेरे साथ, मैं पहले भी कई दफा तुम्हें समझा चुका हूं। अरे मुझे तमीज सिखाने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपनी फिक्र करो। तुम ये बोल रही हो कि तुम कौन हो? क्यों? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? बताओ मुझे। एक कातिल की बेटी जिसे मैंने सहारा दिया है, मैंने। Oh, you shut up! जो बात करनी है मुझसे करो, मेरे माँ बाप की तौहीन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। किस्मत ने अगर मुझे कातिल का दामाद बना ही डाला है तो फिर तुमसे ये पूछना मेरा हक बनता है कि उसने कत्ल क्यों किया था। तब तक वो कानून से छूटा फिरेगा और मैं लोगों के ताने बर्दाश्त करूंगा। मुझे पूरी हमदर्दी है तौसीफ अहमद खान साहब, और अब जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे इन सवालों के जवाब नहीं दे देती, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी मैं। आओ मुनीबा। अच्छा, खुदा हाफिज़। ठीक है, तौसीफ ने बुरा किया है, मगर तुम्हारी बहू ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। घर में बड़े आखिर किस लिए होते? मेरे होते हुए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दानियाल बता रहा था कि वो वापस नहीं आना चाहती। कितने दुख की बात है। जब से उसके बाप ने यह गांव छोड़ा है, मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। कितनी दफा उसे समझाया कि वो मुझे अपना ससुराली ना समझे। मैं उसका चचा भी हूं, उसके बाप की जगह हूं, मगर वो मेरी किसी बात का एतबार ही नहीं करती। आपके बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है, वरना उसकी क्या मजाल थी कि घर से बाहर कदम रखती। हाँ जी, यहाँ से खान साहब आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आता हूं। जी बेटा। क्या जवाब दूंगा कि उसकी बेटी कैसी है? राफिया के इस वक्त बाहर जाने का जिक्र मत करें, इस मौजू पे खामोश रहे। और हाँ, वैसे तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मैं भाई को अच्छी तरह जानता हूं, बरत लूंगा उससे। कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं भाईजान, आप कैसे? मैं भी ठीक हूं। बैठो बैठो। बस अब इन सब सिलसिलों को यकजा करना इस उम्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बरसी की रात थी, सोचा आपसे मिला हूं। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? नहीं, मैं बड़ी एहतियात से आया हूं।
अच्छा किया तुमने। क्या पता कौन किस वक्त मुखबरी कर दे, मोहतात रहा करो। मेरे लिए तो अब दिन रातों में और रातें दिनों में तब्दील हो चुकी हैं। अंधेरे की चादर ओढ़े बगैर कहीं नहीं निकलता भाईजान। सच कहते मेरे भाई, सच कहते। पर क्या किया जा सकता है? वो राफिया कैसी है और तौसीफ का क्या हाल है? दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं, मसरूफ रखते हैं अपने आप को। ये राफिया करती क्या? अब अस्पताल आती जाती है, वापस आकर परिंदों और पौधों की देखभाल करती है। बस उसने तो घर को चिड़ियाघर बना रखा है। जंगल और पानी तक बचपन से ही वो देखकर पागलों की तरह बेताब हो जाया करती थी। बस तुम उसकी फिक्र न करो ख्याल, मैं जो मैं, तुम उसके लिए दुआ किया करो बस। अब जाना चाहूंगा भाईजान, आप भी थके होंगे। अच्छा मेरे भाई, एक मिनट चले जाना, लेकिन ये रख लो बेटा, रख लो। नहीं भाईजान, मैं आज बरसी के लिए आया हूं, हिस्सा वसूल करने नहीं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तुम बरसी के लिए आया। कोई पता नहीं किस वक्त ये काम आ जाए मेरा भाई। आओ जरा एहतियात से जाना। शेरू चाचा। जी जी जी, क्या बात है? जरा गेट खोल दें, मुझे जाना है, जरूरी काम है। जी जी, अच्छा जी। जोरा बीवी भी सो रही हैं, उठे तो मेरा सलाम किया गया। जी जी जी, बहुत अच्छा। दानियाल मेरा बड़ा बेटा है, और इससे बढ़कर यह कि मैंने खुद इसे राफिया को लेने को भेजा था, इसके बावजूद वो नहीं आई। ऐसी सूरत में कम से कम उसे चंद दिन के लिए उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए बस। अगर राफिया वापस आ जाती है तो मुनासिब यही होगा कि आज रात एक और तकरीब का एहतमाम कर लिया जाए। हाँ ये तकरीब की बात तुमने खूब कही बहू। हमने तो अपने बुजुर्गों के तौर तरीके बिल्कुल भुला दिए हैं। अब्बाजान मरहूम कहा करते थे, कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन घर में कोई तकरीब ना हो या कोई मेहमान ना आए। बस चंद मिनटों में अम्मी जान और राफिया हंसती मुस्कुराती आ जाएंगी, फिर आपकी थोड़ी सी डांट डपट और फिर सेलिब्रेशंस। हेलो, मैं एसपी मुराद बोल रहा हूँ। ये फैज अहमद खान की कोठी है? जी हाँ, मैं उनका बेटा दानियाल बोल रहा हूँ। दरअसल मैं आपको एक जरूरी इत्ला देना चाहता हूँ। इत्ला? कैसी इत्ला? बात यह है कि कुछ देर पहले सुबह की गश्त के दौरान आपकी गाड़ी हमें शहर से जरा बाहर पहाड़ से नीचे दरिया में गिरी मिली है। गाड़ी का नंबर क्या है? सुजुकी FX 3839। गाड़ी तकरीबन तबाह हो चुकी है, उसके कुछ हिस्से दरिया के किनारे बिखरे पड़े हैं। राफिया की गाड़ी दरिया में गिरी पड़ी है। क्या? एसपी साहब,
इस वक्त आप कहां से बोल रहे हैं? राफिया कहाँ है? जी क्या मतलब? क्या डॉक्टर राफिया खुद गाड़ी चला रही थी? हाँ, वो रात उसी गाड़ी में घर से निकली थी। वेरी स्ट्रेंज। हमने यहाँ आसपास गाड़ी के ड्राइवर को तलाश करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं मिला। बहरहाल आप लोग फौरन शहर से बाहर झील रोड से आगे जनूबी संघ की सड़क पर आ जाएं। हम लोग आपको वहीं मिलेंगे। जी हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। ओके जी। खुदा खैर करे, न जाने क्या हो गया। बाबा जान, हमें जल्दी जाना चाहिए। आओ आओ जल्दी आओ। लगता है ये हादसा सूरज निकलने से पहले हुआ है। अंधेरे में ड्राइवर को सड़क नजर नहीं आई होगी। वो सारू, ये तो बड़ा खूनी मोड़ है। इतने दिन की लोई में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। सवाल ये है कि इस गाड़ी का ड्राइवर और अगर उसके साथ कोई दूसरा शख्स भी था तो वो गए कहाँ? दूर दूर तक किसी का कोई पता नहीं। सर लगता है कि जिंदा बचा ही नहीं। सर गाड़ी के आसे पास कोई खून वून के निशान भी नहीं है। ओए 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 सिकंदर अली, ये पानी तो लाशें और गाड़ियां सब कुछ बहा के ले जाता है। यहाँ तुम्हें खून कहाँ से मिलेगा? वो सारू, इतनी सोचा ही नहीं। ये पास मुझे वहां से मिला। ये हो ना हो, ये उसी गाड़ी में था। ये मुझे वहां से राफिया अहमद खान, फैज अहमद खान की बहू और तौसीफ अहमद खान की बीवी। वो सारू, गयास अहमद खान की बेटी। तो तुम उसके वालिद को भी जानते हो? ओ जी, कौन नहीं जानता उनको इस ग्राम में जी। मैंने उसे कभी देखा नहीं। ओ जी, असल में वो आपके यहाँ ट्रांसफर होने से पहले ही चला गया था। बड़े ही चर्चे थे जी उसके इस ग्राम में। हाँ बस ठीक है, चलो आओ। सर ये कार्ड मिले और साथ ही ये पर्स। सर ये यहाँ से थोड़े ही फासले पर दरिया के किनारे पत्थरों में पड़ा हुआ था। तो फोन करके वर्कर्स को बुलाओ ताकि वो गाड़ी बाहर निकाले। राइट सर। और उन्हें कहो कि तलाश दूर दूर तक जाए। ओके सर। मंजूर? यस सर। सिकंदर? यस सर। तुम जाओ। मुझे बहुत अफसोस है फैज अहमद खान साहब है कि मैं आपको जगह दिखाऊं जहाँ से गाड़ी निकलती है। साहब, क्या गाड़ी को करीब से देखा था आपने? कोई गाड़ी से एक पर्स मिला है जिसमें ये आईडी कार्ड। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब क्या हो सकता है? एसपी साहब, इसके अलावा कोई और ट्रेस तो नहीं मिला?
दरअसल पानी का बहाव इतना तेज है कि किसी चीज के रह जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर ड्राइवर गाड़ी में हो तो? इस मोड़ पे ये कोई पहला हादसा नहीं। इससे पहले भी यहाँ जितने हादसे हुए उनमें ड्राइवर तो क्या गाड़ियों तक का पता नहीं। क्या हम नीचे जा सकते हैं एसपी साहब? जी हाँ, रास्ता तो है लेकिन जरा मुश्किल सा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा जान, आप यहीं ठहरे, हम अभी नीचे से होकर आते हैं। वैसे आपको मालूम है डॉक्टर राफिया जाग आ रही थी? अमूमन तो वो अस्पताल ही जाती थी। कल रात वो गालबन नाइट ड्यूटी पर थी। जी नहीं, रात तो वो गालबन अपनी दोस्त डॉक्टर जोरा के घर गई थी। वैसे बाई वे ऑफ क्यूरियोसिटी डॉक्टर जोरा रहती कहाँ है? वो गालिबन सिविल अस्पताल के करीब ही रहती। वेरी स्ट्रेंज। फिर डॉक्टर राफिया इस तरफ क्यों कर आई? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूँगा। किस्मत की बात है, कल कितनी बड़ी खैरात फैज अहमद खान ने की थी और आज ये हादसा हो गया है। करमू, सुना है कि कल रात छोटी बीबी और छोटे खान का झगड़ा हुआ था। हाँ, कल रात हम हवेली में खैरात के बर्तन इकट्ठे कर रहे थे कि छोटी बीबी भागती हुई आई और गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। अरे बाबा, घर में कुछ तो बता कर गई होगी ना? अरे नहीं यार, वो रात को अक्सर अस्पताल जाती रहती थी। मगर उसकी गाड़ी तो शहर जाने वाली सड़क पर से गिरी है। मेरा ख्याल है कि छोटी बीबी ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली है। हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं। सीधी सी बात है, बेचारी दरिया में बह गई होगी। अल्लाह मगफिरत करे, बहुत अच्छी बीबी थी। हमारा तो इलाज भी मुफ्त करती थी, बल्कि दवाई भी अपने पले से देती थी। मेरा तो दिल रोता है उनके लिए। सब लोग बहुत खफा हैं। जब से ये खबर फैली है हवेली की तरफ जा रहे हैं। बेचारे गैस अहमद खान की एक ही बेटी थी। सुना है उसका एक बेटा भी था। वो तो ना जाने कब से लापता है। अल्लाह रहम करे। क्या बात है? सर, डॉक्टर राफिया के बारे में कुछ नई मालूमात हुई हैं। हाँ बताओ। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर तैनात अपने संतरियों से पूछताछ की तो अस्पताल के संतरी ने मुझे बताया कि उसने रात के वक्त एक गाड़ी को कम से कम 3 मरतबा अस्पताल के सामने से गुजरता हुआ देखा है। वो गाड़ी 2 मरतबा गेट के सामने रुकी भी थी। और ये कि डॉक्टर राफिया मस्जिद में नमाज खड़े होने से कुछ देर पहले गाड़ी में अकेडमी रोड की तरफ गई थी। अच्छा, किसकी ड्यूटी थी रात अस्पताल में? बादशाह था सर। क्या तुम उस गाड़ी को पहचान सकते हो जो रात को अस्पताल के गेट के सामने रुकी थी? जी हाँ, वो डबल कैब गाड़ी थी। उसके ड्राइवर को देखा था? नहीं जी, गाड़ी काफी फासले पर थी, चंद सेकंडों के लिए रुकी थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब डॉक्टर राफिया निकली तो उस वक्त तुम्हें यह गाड़ी नजर नहीं आई? जी नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। राइट सर।
अम्मी जान, आप यहाँ इतनी दूर क्यों चली आई हैं? सारा घर परेशान है, जगह जगह तुम्हें ढूंढा जा रहा है। वहाँ लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, ये आज यहाँ आने का दिन था? क्या बताऊं अम्मी जान, जहन बहुत उलझा हुआ है और कोई रास्ता नजर नहीं आया, बस इधर निकल आया। तुम अगर ये समझते हो कि यूं मसला हल हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। जिन हकीकतों से तुम आंखें चुराना चाहते हो वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ खड़ी होगी। आपने ये कैसे जान लिया कि मैं इन हकीकतों का सामना नहीं कर सकता अम्मी जान? बेटे, इंसान कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार में आ जाए। इंसान कभी न कभी जरूर बेबस हो जाता है। ऐसे में जिंदगी को संजीदगी से बरतने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। अम्मी जान, लगता है आप पूरी तरह कायल हो चुकी हैं कि इस हादसे का असल जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं बेटे, मैं जिम्मेदारी का तयन करने की कोशिश नहीं कर रही। तुम्हें शायद पता नहीं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अम्मी जान, लोगों की इन्हीं बातों की वजह से आज से 10 साल पहले हम पर कयामत टूटी थी और आज फिर ये लोग आग लगाना चाहते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ इस आग के भड़कने से पहले ही इसे बुझा देना चाहिए। हमें हर कीमत पर लोगों के मुंह बंद करना होंगे। तौसीफ, ओहो अम्मी जान, हम किसी के मुंह पर कैसे हाथ रख सकते हैं? उनके सवालों का जवाब देकर। उनके सवालों का जवाब यही है कि जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। तुम्हें लोगों से खुद ये बात कहना होगी तौसीफ। किसी और की जुबान से ये बात कोई मानी नहीं रखती। शाहजी। जी बेगम साहब। वाजिद अली खान कामयाब लौटा है। मुबारक हो बेगम साहब। मुबारक हो बेगम साहब। चलो जरा चल कर देखते हैं। आलिया, आज 10 साल बाद मेरे दिल की आग ठंडी हुई है। शुक्रिया वाली, असल मुबारकबाद के मुस्तहिक तो तुम। मैं न कहता था कि कभी ना कभी यह दिन जरूर आएगा। तो तुम हो राफिया अहमद खान? हाँ, मैं हूँ राफिया, मगर आप कौन हैं? हाँ, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ और हमारी किस्मतें कैसे एक दूसरे से उलझी हुई हैं? किस्मतें उलझी हुई हैं? वो कैसे? मैंने तो आज तक आपको देखा तक नहीं। तुम भूल रही हो, तुमने मुझे देखा है, कई बार देखा है। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। हो सकता है ऐसा हो, मगर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ज्यादा बेसब्री का मुजाहिरा मत करो लड़की। ये जानने के लिए तुम्हारे पास एक उम्र पड़ी है। उम्र पड़ी है? क्या मतलब है आपका? यानी मैं अपनी उम्र ये हकीकत जानने के लिए गुजार दूंगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी उम्र अब इस कैद खाने में कटती है या फैज अहमद खान की उस आलिशान कोठी में? ये फैसला करना अब तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। तुम कौन होती हो ये फैसला करने में?
कितनी अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं जानती। कभी उस आलिशान कोठी के सजे सजाए कमरों को गौर से देखा है तुमने? कभी उसकी दीवारों में चुनी हुई सिसकियां सुनी है तुमने? सुना तो बहुत कुछ है मैंने उस घर के बारे में। तो फिर मेरे बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा। शाहिद अली खान की बेवा आलिया अली खान के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, मगर तुम तो वैसी नहीं हो जैसा तुम्हारे बारे में सुना है। मैं जैसी भी हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी होना चाहिए कि तुम मेरे उस ख्वाब की ताबीर हो जिसे मैंने 10 साल तक हर उस रात देखा जब मेरे बच्चों ने मुझसे अपने बाप के बारे में पूछा। मैं उन्हें यह भी नहीं बता सकी कि उसे क्यों कत्ल किया गया। लोग बड़ी बातें करते हैं उस रात के बारे में। मैं आज तक ही न जान सकी कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन अब मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। उन सवालों के जवाब सिर्फ तुम ही नहीं, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए जो तरीका तुमने इख्तियार किया है वो निहायत घटिया है। मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाने के बजाय तुम्हें अपने दुश्मनी से खुद बात करनी चाहिए थी। तो तुम ये नहीं जानती कि मेरे दुश्मन लफ्जों की जुबान नहीं समझते? अगर ऐसा होता तो आज तुम यहाँ ना होती। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। छोड़ दो मुझे। तुम्हारा जाना अब तुम्हारे या मेरे इख्तियार की बात नहीं रही। इस बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि यहाँ तुम्हारे साथ दोस्तों जैसा सलूक होगा।